देखिए, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। शुरुआत हम लोग केमिस्ट्री के डिफिनीशन से ही करने वाले हैं। एकदम बेसिक से बात करेंगे। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब कुछ बताएं। एलिमेंट किसको कहते हैं इवन ये भी बताएंगे। खाली आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, जो जानकारी है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। कोई चैप्टर नहीं, अभी सिर्फ केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यदि कहा जाए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो कहेंगे हम लोग स्टडी ऑफ मैटर, है ना, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter and the changes takes place in the composition of matter। बस यही तीन बात। किसका किसका स्टडी, मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, और उस कंपोजिशन में कोई केमिकल चेंज। इसी इतना बात को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पूरी केमिस्ट्री इतना ही में है। मैटर में सब कुछ आ जाता है। मैटर किसको कहते हैं, तो कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेज मास, ऑफर रेजिस्टेंस टू एयर, हवा को चलने में रोक के, है ना, इसको मैटर कहते हैं। तो सब कुछ तो मैटर है। तो केमिकल कंपोजिशन उसका, अब जैसे एयर, तो कंपोजिशन ढूंढोगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलने लगेगा ना, तो केमिस्ट्री हो गया। तो लिखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, composition of matter and the chemical change, chemical changes takes place in the composition of matter, composition of matter। जानबूझ के एम बड़ा से लिखते हैं, अदरवाइज छोटा लिखाएगा। स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter and the chemical changes takes place in composition of matter called as chemistry। केमिस्ट्री का पूरा डिफिनेशन, ठीक है, called as chemistry। एकदम शुरुआत से कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन मतलब समझते ही हैं, मैटर जिस चीज से बना रहता है। केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, केमिकल चेंजेस का मतलब रिएक्शन से भी होता है। एनीथिंग which occupy a space, poses mass and offer resistance to air called as मैटर। लो, मैटर का डिफिनेशन भी लिखे।
स्पेलिंग में कहीं कोई समस्या आए तो पूछ लीजिएगा जरूर। क्या जी डिफिनेशन समझ गए? है कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं। इसके अलावा किसी का कोई और विचार है कि सर केमिस्ट्री इसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। एकदम शुरू से जहां से केमिस्ट्री पढ़ना था वहीं से स्टार्ट की। अब इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करना है कि आखिर वहां पे केमिस्ट्री जैसा कुछ लगना चाहिए ना। बोर्ड है केमिस्ट्री का, तो कार्बन नाइट्रोजन ये सब भी तो रखना चाहिए ना। तो कहाँ से ये आएगा, इसी में है क्या? तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते। एयर मैटर है, एयर को मैटर कहिएगा। हाँ कहिएगा, एयर तो मैटर, इसमें क्या दिक्कत नहीं है। अरे एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास बनेगा ना, तो मास आ गया, तो एयर मैटर है। तो स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। देखो इसमें मात्र 3 शब्द है जो इसको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। मैटर का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिख लिया था ना सब। एयर, एयर एक मैटर है। अब इसके स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं क्या? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एयर। नाउ द कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो एयर का कंपोजिशन क्या है? सबसे पहले मैटर पे आए। मैटर, एयर एक एग्जांपल लिए, एयर का कंपोजिशन, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? अभी भी नहीं बताएगा क्या? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन 21%, ठीक है। कार्बन डाई ऑक्साइड 0.03%, है ना। बाकी रिमेनिंग अदर गैसेस, है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब रहता है। यही कंपोजिशन है। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आ जाता है तो वो पॉल्यूशन कहलाता है, कंपोजिशन नहीं, ठीक है। CO2 का परसेंटेज तुम लोग अभी कोई बोला है हमको 0.34%, अब ऐसा होते जा रहा है ना। नेचुरल कंपोजिशन तो 0.03%। तो CO2 को पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये ऐसी जनरल बात विचार है, जनरल नॉलेज बात। तो CO2 को क्या पॉल्यूटेंट कहेंगे तो एकदम जरूरी नहीं है। इतना 0.03% CO2 नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? करेगा कैसे? 6CO2 + 6H2O, ग्लूकोज बनता है ना। तो ये तो CO2 तो जरूरी है कि एयर में रहे, लेकिन इसका प्रतिशत जो बढ़ गया, दैट इंक्रीज इन द परसेंटेज 0.004%, यही है वो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, कंपोजिशन में बदलाव हो गया, ठीक है। एयर एक मैटर है, एयर का केमिकल कंपोजिशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियन, आर्गन। 0.03% natural composition of air, but the percentage of carbon dioxide now gets changed to 0.034%। तो ये जो 0.04004% में जो बदलाव आया, that is called chemical changes takes place in the composition of matter। यही वो रासायनिक बदलाव हो गया कंपोजिशन में, जो डिफिनीशन यहां पर अभी देखे आप।
and the chemical change takes place in the composition of matter. तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल कंपोजिशन 0.03%, बट दिस विल गेट चेंज नाउ 0.034%। तो इसको आप इसी प्रतिशत को क्या कह देते हैं, पॉल्यूशन। ठीक है, अब सुनिए, इसके कारण जानने होंगे, क्यों क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने के कारण में कहते हैं कोयला जलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, कोयला जलाते हैं, कार्बन कोल मीथेन गैस जलता है, ये भी जल के क्या देगा, CO2 प्लस H2O। इसको क्या कहते हैं पता है, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नहीं, अभी तो कितना सारा टैक्सी चल रहा है, उसी से ऑटो चलता है। ये CO2, हम एक बात पे आपको ले जाएंगे, बस देखते रहिए, रिएक्शन अभी याद थोड़े करवा रहे हैं आपको, अभी हम CO2 कैसे बढ़ा है सिर्फ ये बता। इसको क्या कहते हैं, LPG, है ना। उसके बाद C6H14, CO2 प्लस H2O, इसको क्या कहते हैं, पेट्रोल। अच्छा, जान ही रहे, इसको कहते हैं पेट्रोल। अब बोलिए, LPG रोज जलेगा ही, पेट्रोल रोज जलेगा ही, CNG जलेगा, कोयला जल ही रहा है चाय दुकान पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बताइए, ये बोर्ड लग रहा है कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं, क्या किस क्लास में है, मतलब केमिस्ट्री वाले क्लास में है कि नहीं। तो इस डिफिनीशन में यही तो लिखा था, अ स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर and the chemical changes takes place in the composition of matter called as chemistry। हम उसी डिफिनीशन को एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, कि कैसे स्टडी ऑफ मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, और उसमें केमिकल चेंजेस को केमिस्ट्री हम क्यों कहते हैं। तो यहाँ इसलिए कहते, एयर एक मैटर है, इसके कंपोजिशन में एलिमेंट सब आ गया। तो कोई बच्चा डिफिनेशन दिया स्टडी ऑफ एलिमेंट, तो इस डिफिनेशन के अंदर ही आ गया। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस डिफिनेशन के अंदर ही आया। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो डिफिनेशन के अंदर ही आया, आया कि नहीं आया। तो स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter and chemical changes takes place in the composition of matter is called chemistry। और इस एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दी, लिख दीजिए, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए, है ना। ये कोई सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही जानेंगे, ये एक एग्जाम्पल सिर्फ दिए जिससे कि वो डिफिनीशन कंप्लीट समझ आ जाए। हिंदी वाला बच्चा होगा, वो ज्यादा इंग्लिश न लिखे हैं,
स्टडी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ, कंपोजिशन ऑफ मैटर पदार्थ की संरचना, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचनाओं में रासायनिक बदलाव, बस यही लिख है ना। केमिस्ट्री यानी रसायन किसको कहते हैं, तो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बनावट संरचना के बारे में पढ़ते हैं, और जो रासायनिक बदलाव होता है उसके संरचना में उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको रसायन कहते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, दिमाग में बात गया सब? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? अब फुल प्रूफ से डिफिनेशन दे दीजिएगा ना कॉन्फिडेंस के साथ कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो बता देना स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या? और कहेगा कैसे प्रूव करिएगा कि इसी को केमिस्ट्री कहते? बोले 1 मिनट में। एयर एक मैटर है और एयर बना हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एलिमेंट केमिस्ट्री जैसा लग रहा है, मॉलिक्यूल है। और उस संरचना में बदलाव भी होता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस भी होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो हो तो गया पूरा केमिस्ट्री। अब इसके आगे क्या करना है, डिफिनेशन क्लियर? बढ़ जाए। C6H14 को वैसे पढ़ा होगा शायद 10वां में, हेक्सेन कहते हैं। ये ब्यूटेन है, ये मीथेन है। तो अभी वो सब नाम हम लिखे नहीं। कॉमन CNG का फॉर्मूला है LPG, है ना। और LPG सिर्फ ये नहीं होता है, इसमें एक और चीज मिलता है, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन भी रहता है ना। उसका एक मेजर कंपोनेंट लिए पेट्रोल में एक और चीज मिला रहता है। ये सब मिक्सचर है, पेट्रोल कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल नहीं, मिक्सचर है। ठीक है, उसका मेजर बनाने वाला हेक्सेन ही होता है। तो पेट्रोल लिया, जैसे डीजल नहीं लिखे, दो और लिख दें, दो ठो और लिख देते हैं, डीजल और किरोसिन ऑयल, है ना। ये दोनों का भी फॉर्मूला पहले पेज पे रह जाए तो ठीक ही है। और C8H16 नहीं 18 प्लस O2, यहां से भी CO2 प्लस H2O मिलेगा। बैलेंस भी हमने न किया है, क्योंकि हमें केवल CO2 कहां कहां से आ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और ये भी इसलिए हम जाने हैं कि हाँ केमिकल चेंजेज होने में केमिस्ट्री आ ही जाती है, केमिकल रिएक्शंस आ ही जाते हैं, तभी कोई बदलाव होता है। C8H18 डीजल, C13H26 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, ये है किरोसिन। सब जलना है, लालटेन जलेगा तो किरोसिन ही लगेगा, ट्रक चलेगा डीजल से, गाड़ी पेट्रोल डीजल, तो CO2 तो निकलना ही निकलना है। साथ साथ में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने से रिस्पायरेशन होगा, और रिस्पायरेशन से हम लोग क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक इंक्रीमेंट का कारण है, दैट इज ग्लूकोज जल रहा है ना। ये वाला रिएक्शन भी लिख दीजिए, 2-4 छो रिएक्शन रहेगा लिखा हुआ तो लगेगा ना केमिस्ट्री का कॉपी हो गया ये। हम लोग में रिस्पायरेशन होता है, यही जलता है ना ग्लूकोज, छोटा हो जाए। दिखाई दे रहा है? C6H12O6 प्लस 6O2,
6CO2 प्लस 6H2। ये किस चीज का फॉर्मूला है? रिस्पायरेशन नहीं, ग्लूकोज हम लोग के बॉडी में जो जल रहा है, यहां से भी क्या निकल रहा है? CO2। तो केवल केमिकल चेंज जो हुआ उसके कारण देखेंगे तो अलग अलग टाइप का रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए इसको भी। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 का फिक्सेशन, और वो प्लांट को हम लोग काटते जा रहे हैं। तो प्लांट काटेंगे तो CO2 यूज कम हो रहा है, निकल रहा है बहुत तरीकों से, तो पोल्यूशन हो रहा है वो, है ना। तो स्टडी ऑफ मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर और केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कोई दिक्कत? उसी को दिखाने के लिए रिएक्शन। रिएक्शन अभी याद वाद नहीं करना रहता है, ये सब समझ में आ जाएगा। कंबसन यदि किसी चीज का होता है ना तो हमेशा CO2 और H2O ही निकलता है। थोड़ा फॉर्मूला जान जाओगे इसलिए लिख दी। बढ़े। अब ये केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो ये हो गया। एलिमेंट किसको कहते हैं? तो एलिमेंट जानने के लिए जो है हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन 9th क्लास में आप देखे होंगे, अब याद तो नहीं होगा लेकिन था वहीं पे। एक प्योर मैटर, एक इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में दो चीज आता था, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और इम्प्योर मैटर में मिक्सचर आता था। मिक्सचर भी दो तरह का होता था, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। हम वहीं से शुरू करते हैं। एलिमेंट का डिफिनेशन केवल लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज प्योर मैटर and consist from same type of atom, same type of atom, है ना। एलिमेंट क्या है? तो प्योर मैटर है जो बना हुआ है सेम टाइप ऑफ एटम से। बाद में ये गलत भी हो गया, है ना। जैसे कार्बन 12 एटॉमिक मास वाला और फिर कार्बन 14 एटॉमिक मास वाला भी डिस्कवर हो। हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास वाला, हाइड्रोजन 2 एटॉमिक मास वाला भी डिस्कवर हो गया। लेकिन डिफिनेशन इसका शुरुआत में यही था। ठीक है, और बाद में डेवलपमेंट होगा तो मॉडिफाइड होगी ही चीजें। एलिमेंट हो गया, मैटर को ही क्लासिफाई कर देते। 5-10 मिनट लगेगा, इसमें क्या जाता है, तुम लोग को थोड़ा याद आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफाई करें मैटर को। मैटर इज ऑफ टू टाइप, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर दो तरह का, वन इज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड दो तरह का और एलिमेंट 3 तरह का। कौन कौन सा एलिमेंट होता है बताओ? हाँ, तो कोई बताया? मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल। और एक मेटल वर्ड बोलते ना, या इसको
क्या कहते हैं? सेमी मेटल। ठीक है। कंपाउंड कितने तरह का? दो तरह का। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जानते हो केमिस्ट्री भी दो तरह का ना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दोगे, जिसमें कार्बन वाला सब रहता है। कार्बन छोड़ के जो जितना बाकी एलिमेंट का केमिस्ट्री जो है उसको क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या यही दो तरह का केमिस्ट्री होता है? एक तो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मेजरमेंट पढ़ते हैं, है ना। कभी सुना होगा कि फलाना भैया फिजिकल देने गया है, वो एनडीए का परीक्षा दीजिएगा तो फिजिकल देने जाना पड़ता है ना। तो फिजिकल का मतलब होता है मेजरमेंट। उसमें चेस्ट कितना, हाइट कितना, वेट कितना, ये मेजर करके लिखता है, परीक्षा देने जाता है फिजिकल का। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में सबस्टांस का अमाउंट कितना है इस बारे में जानना होगा, है ना। जैसे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सुना है ना मोल का? 1 मोल ग्लूकोज, समझ रहे हैं? तो ये हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। और इधर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्प्योर मैटर को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर कितने तरह का? दो तरह का। नाम बताते रहो। होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर फिर से दो तरह का होता है। कोई बताएगा? याद है किसी को? याद है? बताओ। कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा सस्पेंशन, दूसरा सस्पेंशन। सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देख लिया। अब देखो जो डिफिनीशन बनाने, एलिमेंट का डिफिनीशन हम लोग हर साल देखते हैं कि बच्चे बहुत बहुत टेंशन में आ जाता है, कोई पूछे व्हाट इज एलिमेंट तो फालतू फालतू सवाल पूछते रहते हैं। कुछ नहीं करना है, सब दिन याद रहेगा। एलिमेंट इज प्योर मैटर, कह तो सकते ही है ना। उसके बाद नहीं होगा तो चुप हो जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं कहेंगे ये गलत है। एलिमेंट इज प्योर मैटर। और सब कुछ तो एटम से बना है, कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। क्या? कंपाउंड, कंपाउंड इज प्योर मैटर, कंसिस्ट फ्रॉम सेम और डिफरेंट एलिमेंट, है ना। जैसे O2 तो सेम एलिमेंट, CO2 तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिफिनीशन बोलता रहे हैं। कंपाउंड का डिफिनीशन कोई पूछ रहा है क्या लिख देंगे? कंपाउंड इज प्योर मैटर, कंसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। यहीं पे डिफिनीशन है, समझ लो। रट्टा मार के नहीं होता है, भूल जाता है। एलिमेंट इज प्योर मैटर। सिर्फ इसके डिफिनीशन को क्लियर करने के लिए हम मैटर को यहाँ क्लासिफाई कर, है ना। एक तो बच्चा जानता है उसको रटता है, ऐसे समझ सकते हो। एलिमेंट इज प्योर मैटर कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड इज प्योर मैटर कंसिस्ट फ्रॉम सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मिक्सचर क्या होता है? तो इम्प्योर मैटर, मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर। इट में बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। एक समान मिला हुआ है तो होमोजीनियस कहते हैं, है ना। एक समान मिला हुआ है
तो उसको कहते हैं होमोजीनियस, और नहीं मिला हुआ तो हेट्रोजीनियस। अब सॉल्यूशन चीनी पानी को कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन का, मिल्क। मिल्क ही वाटर क्यों? मिल्क में ही बटर और वाटर है ना। मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ बटर एंड वाटर, समझे ना? जो मट्ठा समझते हो, तो मट्ठा जो है वो मिल्क वाटर है, बाकी उससे सारा क्रीम निकल गया, दैट इज बटर निकल गया। ब्लड एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन मड वाटर। और जितना दवाई को डॉक्टर साहब कहते हैं कि हिला के पीजिएगा, नहीं बोतल रहता ना, उसको सेक वेल बिफोर यूज लिखा रहता उसमें। कारण क्या है कि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे बैठ गया, और यदि बिना हिलाए उसको पी लीजिएगा तो ऊपर वाला खाली सॉल्वेंट चला जाए, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं जाए। तो जिसके सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल सेटल हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसको कहते हैं सस्पेंशन। चीनी पानी में ये कभी नहीं होगा, दैट इज ए कैरेक्टर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है? सबके बारे में बता दिए। कार्बन वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन छोड़ के जितना एलिमेंट का कंपाउंड बनेगा उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? अब रह गया बात मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। लिखिए, एक एक चीज को डिफाइन करेंगे और आपको दिमाग में रहे ऐसा कुछ दिक्कत हो तो पूछिए जरूर, है ना। अभी ये सब रोड़ा नहीं बनना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ने में यही सब में दिक्कत हो जाता है, रट्टे पड़ता है, क्या रटेंगे हम लोग? मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, 10वां में तो यही रटा ना एक साल, कार्बन एंड कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल। अब कोई मेटल का 5 को करेक्टर बताए थे हमको कि मेटल क्या होता है, कैसे होता है, किसको कहते हैं मेटल। बाकी लिखते जाइए, लिखते जाइए, हम ही बताएंगे। आपकी तरफ से कुछ मिले तो ठीक। हम्म, सोनरस भी होता है। हम्म, गुड कंडक्टर। और हाई मेल्टिंग एंड वाटर, ठीक। टेंसाइल भी होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। नहीं, चार्ज आएगा हमेशा प्लस मेटल पे। क्या बातें विचार कर रहे हैं? मेटल के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं, और हम अभी देखो एक शॉर्टकट बताते हैं जिसमें कम से कम 8-9 प्रॉपर्टी तुमको हमेशा याद रहने का। अभी बताते हैं। हो गया? बाकी सबके डिफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए? हम तो सिर्फ याद दिलवा रहे हैं कि केमिस्ट्री में यही सब पढ़ते हैं, फिर मोल पे चलेंगे हम लोग। लेकिन पहले ये सब छोटा छोटा बात है ना, ये सब को तुम खत्म करो। मेटल्स पढ़े, देख लीजिएगा, कुछ नहीं दिखे तो हमको पूछ लीजिएगा कि सर क्या लिखे, क्योंकि वो 2-4 दिन लगता है एडजस्टमेंट में, कभी कभी एन और यू बराबर लगने लगेगा, तो वो सब पूछ लेना है कि सर को क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं दिखा था तो नहीं लिखे। मेटल्स किसको कहते हैं? मेटल्स देखो, इसमें 7-8 प्रॉपर्टीज जिसके नाम ही में रखा हुआ है, एक्चुअली में वो प्रॉपर्टीज था तभी उस एटम को मेटल कहा गया। जिसमें नहीं था वो प्रॉपर्टीज उसको नॉन मेटल कहा गया, है ना। मेटल और नॉन मेटल क्या मतलब है कि जिसमें वो प्रॉपर्टीज है उसको मेटल कहेंगे, और जिसमें नहीं है उसको नॉन मेटल कहेंगे। और जिसमें थोड़ा इसका और थोड़ा उसका
मिला जुला असर वाला है, वो सेमी मेटल है। तो कौन सी वो प्रॉपर्टीज थी मेटल की, कौन सी प्रॉपर्टीज था वो एलिमेंट का जिसके वजह से उसको मेटल कहा गया? क्या सीख रहे हैं हम लोग कि एलिमेंट ना था प्योर मैटर, तो एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जिसके वजह से वो मेटल कहा गया? सुनिएगा, एम से मैलिएबल, एम से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई। मैलिएबल का मतलब किसी मोटा थिक शीट को पत्थर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, एकदम पातला चादर में। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। दो प्रॉपर्टी बता दिए एम से, बोलो बोलो, मैलिएबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, है ना। ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ई से हो गया दो प्रॉपर्टी, दो दो चार हो गया। देखिए कहां छिपा हुआ था। टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई, टेनियासिटी या डक्टिलिटी एक ही बात है। जब सॉलिड मेटल को पतला तार में कन्वर्ट कर देने वाली प्रॉपर्टीज को डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे सोना, तो पहले सोना या चांदी पूरा का पूरा मतलब कि ईंट के ब्रिक के रूप में या बिस्किट के रूप में मिलता है, और नाक वाला कान वाला कितना पतला पतला उससे बनाया जा सकता है ना। टंगस्टन बल्ब देखा होगा, वो व्हाइट वाला, उसका फिलामेंट बन जाता है उतना पतला। टेनियासिटी हो गया। ए से एलॉय फॉर्मेशन, ब्रास, ब्रॉन्ज, नाम सुना है, कांसा, पीतल, कॉपर टीन मिला देते हैं, कॉपर जिंक मिला देते हैं, तो एलॉय बनाता है जो एलिमेंट, उसको मेटल कहते हैं। अमलगम फॉर्मेशन, किसी एलिमेंट में मरकरी मिला दो, उसको अमलगम कहते हैं। ए हो गया। एल से लस्चरस, मेटल्स आर लस्चरस इन नेचर, मतलब चमकता है ना। कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब कुछ दिखाई तुमको दे रहा होगा, चमक रहा है। अल्युमिनियम चमकता है। लस्चरस हो गया। एस से सोनरस, मेटल को पीटने पर आवाज होता है, यानी जो जो एलिमेंट को पीटे और वो आवाज करे तो कहिए वो मेटल है। अब इतना सब प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में था उसको क्या कहा गया? मेटल। और जिसमें नहीं था उसको नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, इसको पीट पीट के पत्थर बनाइएगा क्या? इसको लाठी से मारिए तो आवाज करेगा टन टन, क्या? सोनरस नहीं है, लचरस नहीं है, मैलिएबल नहीं है, टेंसाइल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दैट इज वाई दे कॉल्ड एज नॉन मेटल। अब सिलिकॉन एक एलिमेंट, इसका क्या नेचर होता है कि आप इसको पीटिएगा तो पतला होगा, लेकिन एक समय के बाद और पीट दीजिएगा तो टूट जाए। अब बोले इसको क्या कहे? जिसको पीटने से पतला भी हुआ, पत्थर भी बना, लेकिन ज्यादा पीटने से टूट गया, तो उसी को सेमी मेटल नाम दे दिया। कि मेटल, नॉन मेटल तो ठीक है, मेलिएबल है तो मेटल, नहीं है तो नॉन मेटल। तो भाई जो थोड़ा मेलिएबल है उसको क्या कहिए? दैट इज सेमी मेटल कह दीजिए। क्लियर हुआ बात? भूलेगा मेटल का 8-9 प्रॉपर्टी, जिससे इसके नाम ही में सब है ना। और ये आजकल तो ऐसे ट्रेंड में है, देखो सब पार्टी वाला भी सब कहते रहता है बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी बोलता है ना जी, आरजेडी मतलब क्या क्या तो बोलता है, तो सब नाम ही में तो है। तो एम से हम लोग नहीं याद कर लेंगे इसको, मैलिएबल, एम से मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो लिख रहे हैं पहला एम से, ऐसे लिख देते हैं। एक एक अक्षर लेकर के लिख देना। एम से
मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब भी लिख दें, डिफिनीशन भी लिख दें, बोलेगा तुम ही लोग का मर्जी। मैलिएबिलिटी कहने का मतलब है जिसको पीट के, हाँ, सॉलिड मेटल, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, हैमर इनटू, हैमर इनटू थिन शीट, लो लिख ही दिए, मतलब समझ में आ जाएगा बस। सॉलिड मेटल हैमर इनटू थिन शीट, इसी प्रॉपर्टीज को मैलिएबिलिटी कहते हैं, है ना। पत्थर बनाना, टीना का चदरा बनता है क्या, मैलिएबल। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग मतलब पिघलने वाला टेम्परेचर, अब बॉयल मतलब, हाँ, उबलने वाला टेम्परेचर, पिघलने वाला, उबलने वाला, है ना, दोनों टेम्परेचर उसका हाई होता है। क्लियर। एम से, ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब होता है, देखो ऐसे लिखेंगे, इस समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर से अलग से लिखेंगे। ये प्रॉपर्टीज होता है, कोई मेटल एम है, एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एम पे एन प्लस चार्ज पड़ा, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और सोडियम पे प्लस चार्ज पड़ता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज पड़ता है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि कोई मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और पॉजिटिव चार्ज उस पर पड़ेगा, है ना। अभी पॉजिटिव चार्ज को धनात्मक ऋणात्मक भी कहते हैं। ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक और प्रॉपर्टीज बताए थे, बताओ। हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जगह मिली गया तो एक और लिख देते हैं ना, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अल्युमिनियम पे कितना चार्ज पड़ेगा तब, 3 प्लस। अब ये 3 क्यों लॉस करेगा, ये तो केमिस्ट्री है, आगे भी सब जानेंगे ही लोग, है ना। लेकिन अभी क्या जानना है कि एक लॉस किया तो एक प्लस पड़ा, ये अभी जानना है। 2 लॉस किया तो 2 प्लस पड़ा, 3 लॉस किया तो 3 प्लस पड़ा। कोई मेटल एम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर एन प्लस चार्ज पड़ जाएगा, ठीक है। ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक बोनस में भी लिख देते हैं एंड हीट भी, है ना। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट भी, ठीक है। एक दो, मेलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब ई के बाद आता है टी, लिखो लिखो, तो फिर लिखते हैं आगे करके। बात सुनने में भी ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे लिखते रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सुन लेना है ना। समझा हुआ बात बहुत दिन तक याद रहता है, और याद करा हुआ बात तो 2 4 5 दिन याद रहता है, रिवीजन ना करो तो फिर आगे भूल ही जाता है।
इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे मेटल्स दिमाग में आए तो एप्लीकेशन दिमाग में चलना चाहिए एम से मेलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो एम दिखेगा तो ये दो बात है ना। और ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बड़े टी से टी से टी से टेनियस सिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ पहले लिख देते, हाई। टेनियसिटी को ही बोलते हैं डक्टिलिटी, हाई। सॉलिड मेटल कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, डक्टिलिटी कहते हैं, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब समझते हैं, टेंशन किसको कहते हैं, टेंशन। ऐसे भी होता है ना, आप लोगों को टेंशन हो जाता है, कुछ काम में टेंशन हो जाता है, तो टेंशन किसको कहते हैं, वही टेंशन जो आपको हो जाता है उसको ही डिफाइन कर रहे हैं। परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं टेंशन, है ना, सीधा माथा पे लगे, तुम्हारे ही माथा पे लगे सीधा, परपेंडिकुलर फोर्स कॉल्ड एज टेंशन। वो अगल बगल में नहीं बटने वाला है, तुम ही पर सीधा लगा। तुमको जो टेंशन होता है वो उसी समय में कहते हो झल्ला के बहुत टेंशन है, मतलब वो काम सिर्फ तुम ही से होना था, तुम नहीं तो होगा ही नहीं, और एक ही समय में दो काम तुम ही को करना था, तो इधर जाता है कि उधर जाता है, हो गया ना टेंशन। परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं टेंशन। अब तार एक ठो लगा दिए, अल्युमिनियम का वायर या किसी भी मेटल का वायर, और उस पर दोनों हाथ से लटक जाए, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे क्या, वायर है और लटक गए ऐसे, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा, हो गया टेंशन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, मतलब कितना टेंशन वो बर्दाश्त कर सकता है, तो भैया हाई। अब अलग अलग मेटल के अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या सबसे ज्यादा टेनियासिटी या डक्टाइल एलिमेंट कौन होता है, गोल्ड, टंगस्टन, फिर सिल्वर, है ना। टी से हो गया, टी से हो गया, लिख दिए सब, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेनियासिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेनियासिटी। ए से एलॉय फॉर्मेशन, थोड़ा सा एलॉय के बारे में भी बता ही देते हैं, है ना। मेटल कैन फॉर्म एलॉय, मेटल कैन फॉर्म एलॉय, है ना। एलॉय किसको कहते हैं, लो लिख देते हैं यहां पर, एलॉय किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, है ना, सिंपल। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल को क्या कहेंगे, एलओआई। एक आध एग्जांपल, ब्रास, ठीक है, किस चीज से बना है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक,
देखो ऐसे लिख देंगे हम, कूजन, हमेशा के लिए याद रहे, थोड़ा सा दिमाग लगा देना। कू मतलब सी यू नहीं, और जिंक का मतलब जन हो गया, कूजन हो गया, ब्रास है ना, कॉपर और जिंक से जो मिल के बनेगा दे विल कॉल्ड ब्रास। कांसा है कि पीतल, ब्रास को हिंदी में क्या कहेंगे, पीतल। और ब्रास के बाद ब्रॉन्ज, कुशन, को यही रटना पड़ता है। कॉपर के साथ क्या था, कूजन, कुशन, क्या लगेगा, सन, सन। तो केमिस्ट्री में थोड़ा माथा लगाएंगे ना। अब केमिस्ट्री में कुशन लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, कु सी यू, सन एस एन, कॉपर और टीन है। एक वो स्टेनलेस स्टील का तो जरूर याद रखना चाहिए। स्टेनलेस स्टील क्या रहता है इसमें, फेनिक्रो, फे, बोलो फे क्या कहोगे, नी क्रो, सी आर, अलग से क्या करे ये बोले, हिंदी वाला याद रखे, फेनिक्रो, फेनिक्रो, स्टेनलेस स्टील, लिखे। एगो और +2 लेवल में बोर्ड में आता है, जर्मन सिल्वर का नाम सुना है, जर्मन सिल्वर, नीकूजन, क्या क्या होगा, निकेल होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, है ना। 4 को एलवाई का नाम याद रखना चाहिए। तो ए से एलवाई फॉर्मेशन, मेटल कैन फॉर्म एलवाई, है ना। जो एलिमेंट एलवाई बनाता है उसको मेटल कहते हैं, जो एलिमेंट टेंसाइल होता है उसको मेटल कहते हैं, जो एलिमेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई रखेगा वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, मेटल कहलाता है। दूसरा ए से अमलगम, अमलगम फॉर्मेशन, अमलगम किसको कहते हैं, Na+Hg, क्या कहलाएगा, सोडियम अमलगम, Sn+Hg, टीन अमलगम। लिखो, लिख ले रहे हैं ना सब। बैठ, बैठो, अगले पुट से लिखना, ठीक है ना सब।
ए से एलवाई फॉर्मेशन, ए से अमलगम फॉर्मेशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई, टेनियासिटी हाई। कभी किसी को कुछ छूट जाए तो यहाँ पीडीएफ रहता है ना, तो उसको ले भी सकते हैं, इसलिए टेंशन नहीं कि वो लिखाएगा कैसे। वीडियो भी रिकॉर्ड होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, ये बात हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जानबूझ के आपको आस्कत होगा घरे पे छूट। अच्छा ठीक है, वीडियो तो सर के यहाँ होबे करेगा, ऐसा ठीक नहीं है ना, तो ये इमरजेंसी यूज के लिए है। ए से एलवाई फॉर्मेशन, ए से अमलगम फॉर्मेशन। अब क्या बचा, META हो गया, एल बढ़े, एल, एल से लस्चरस, एल से लस्चरस, metals has shiny appearance, shiny appearance है ना, चमक होता है, इस प्रॉपर्टी को लस्चरस कहते हैं। फिर मेटल्स में आएगा एस, एस का मतलब सोनरस, सोनरस मतलब क्या बताए, मेटल प्रोड्यूसेस साउंड ऑन हैमरिंग, metal produces, metal produces sound on hammering, है ना। यदि इसको पीटेंगे, हैमर करेंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड। और जानते हो इससे एक प्रॉपर्टी और, सॉलिड, मेटल्स आर जनरली सॉलिड at रूम टेम्परेचर। एक ठो सिर्फ मेटल लिक्विड होता है, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी जिसमें हो जाए, दे एलिमेंट कॉल्ड एज मेटल। कितना प्रॉपर्टीज, एक मिनट में बोला जाए। एम से मेलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई। ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल्स, ई हो गया। टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई डक्टिलिटी और टेनियासिटी, ठीक है। ए से एलवाई फॉर्मेशन, अमलगम फॉर्मेशन। एल से लशरस, और एस से सोनरस, METALS, मेटल्स आर सॉलिड। और हम क्या बताएं, जितने एलिमेंट में ये सब प्रॉपर्टीज होता है उसको मेटल कहते हैं। मेटल का ये प्रॉपर्टीज होता है ऐसा नहीं समझना है, वो एलिमेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, जो मेलिएबल होगा, जो लस्चरस होगा, जो सोनरस होगा, जो एलवाई बनाएगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसको मेटल कहते हैं। और जो इतनी प्रॉपर्टीज को नहीं रखेगा उसको नॉन मेटल कहते हैं। क्लियर है, लिखो।
लिखे? दिखेगा। मेटल्स किसको कहते हैं ये बता रहे थे। मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल होता है मतलब सॉलिड मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। जितना इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लॉस करता है उतना ही उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है ना? नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज, यही एक प्रॉपर्टी उसमें लिखना रहता है। बाकी सब में तो नॉट लगा देते हैं। नॉन मेटल्स क्या है? नॉट मेलिएबल, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो। नॉन मेटल के लिए बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉन मेटल मतलब उस पर कौन सा चार्ज आने वाला है? इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना? यहीं पे लिख दें अलग से, सब में तो नॉट ही लगाना है ना? तो नॉन मेटल्स आर, तुम लोग बाद में लिख देना, मतलब पूरा लिखने के बाद ही, यहाँ पर जरूरत नहीं है, मतलब जहां तक लिखे हो उसके बाद। नॉन मेटल के लिए एक प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना? और इसमें जैसे तुम लोग नाम सुना होगा क्लोरीन का, Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl पे चार्ज पड़ जाएगा माइनस। इसी प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, है ना? फ्लोरीन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ देखा होगा तुम लोग, ऑक्सीजन पे चार्ज पड़ जाएगा 2 माइनस। नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिखाई दिया होगा और नाइट्रोजन पे चार्ज पड़ जाएगा 3 माइनस। ये सब बैलेंसी होता है ना? वो आगे बता देंगे सब बात। लेकिन अभी यहाँ ध्यान है कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, दैट इज बाई कॉल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इसको लिख दिया बाद में, मेटल्स की प्रॉपर्टी जहां खत्म हुए वहां ऐड कर दो इसको कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही एक लिखना ही रहता है, बाकी सब में नॉट लगाना है और याद नहीं करना है, समझना है। MEATLS किताब आप लोग NCERT का रख लीजिएगा और शुरुआत का 5-6 पेज NCERT का रीडिंग डाल के पढ़िएगा, है ना? उसमें यूनिट से जोड़ना है, सीखे, सिग्निफिकेंट फिगर है, मैथमेटिकल टूल्स है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये सब भी बताया हुआ है, गुना भाग सिखाया हुआ है। 4 पेज 5 पेज, उसके बाद आएगा मोल। तो मोल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? तो शुरुआत का वो 4-5 पेज जो है ना वो देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? केमिस्ट्री का थोड़ा यूजफुलनेस लिखा है, जैसे हम लोग लिख रहे ना, मैटर है, एयर है, रासायनिक बदलाव आता है, ये सब शुरुआत का। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नॉन मेटल्स में नॉन कंडक्शन, नॉन मेटल्स आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सोचो कभी नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता तब क्या होता। हम ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं तुम लोगों को एयर पर। एयर में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, दे आर नॉन मेटल। और ये जो नंगा नंगा तार दौड़ते रहता है ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर, इसमें कंडक्शन यदि एयर में हो जाता करंट का तो हम लोग को भी करंट लग जाता, क्योंकि एयर तो उससे टच्ड है सबके सब। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है क्या? तो नहीं करता है, सीधा बात है। नॉन मेटल्स नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कितना बड़ा बात हो जाता है यदि कंडक्शन करने लगे तो ये भी समझ आ गया। टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएं हाई, टेनियासिटी डक्टिलिटी हाई। ए से बताएं एलवाई फॉर्मेशन, मेटल कैन फॉर्म एलवाई, मेटल कैन फॉर्म एलवाई। एलवाई क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाते हैं तो जो चीजें बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एलॉय। एग्जाम्पल लिखे हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर। ये कंपोजिशन लिखा है कूजन कुशन, ठीक है, याद करने का तरीका है। ए से अमलगम फॉर्मेशन, किसी चीज में किसी मेटल में Hg मिला दीजिए तो अमलगम बन जाता है। एल से लस्चरस, मेटल चमकता है। और एस से सोनरस, और एस से सॉलिड। नॉन मेटल के लिए सब बात समझ गया क्या? क्या क्या? नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, एकदम शुरू से चलो। नॉन मेटल्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। Non-metals are electronegative. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. Non-metals can't form alloy. Non-metal alloy नहीं बनाएगा। Non-metals are not lustrous. Non-metals are non-sonorous, not sonorous. Non-metals are not solid, they are gas, only liquid non metal। बस एक पॉइंट यहाँ भी ऐड कर लेना, उसके बाद लिख लेना कहीं पे ऐसे करके नोट करके, लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल कौन? ब्रोमीन, Br2, है ना। नॉन मेटल ब्रोमीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है और ये लिक्विड है। बाकी नॉन मेटल सब क्या होता है? गैस होता है। लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल है और वो लिक्विड। समझ गया? मेटल नॉन मेटल सब। सेमी मेटल्स में हम आपको बताए कि जो मैलिएबल हो बट थोड़ा ही मैलिएबल, यानी पीटे तो पत्थर बने, लेकिन ज्यादा और ज्यादा पीट देने से क्या हो जाएगा? वो ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो मेटल के जितना मैलिएबल नहीं होगा। तो सेमी मेटल। अब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। तो बीच में किसका होगा? सेमी मेटल का। क्या? सेमी मेटल्स आर सेमी कंडक्टर। ना तो उसको गुड कंडक्टर बोलिएगा, ना तो उसको बैड कंडक्टर बोलिएगा। सेमी मेटल्स आर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब समझता है क्या? सेमी कंडक्टर नहीं बोलोगे तो लिख देंगे, शर्माता का है भी। सेमी कंडक्टर, सेमी मेटल्स आर सेमी कंडक्टर। देखो पॉइंट ही बना देते हैं। सेमी मेटल्स
और मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या लगता है? सेमीकंडक्टर का मतलब क्या लगता है? कुछ किसी को लगता है तो बताओ कि सेमीकंडक्टर कैसा होगा। एगो था कंडक्टर, एगो है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पार्शियली अमाउंट में, मतलब कभी कंडक्शन करे और कभी नहीं करे, कि थोड़ा कम करे, थोड़ा कम करे, बीच। हाँ ये देखो ठीक बता दिया, लेकिन लेकिन थोड़ा सा और समझाने वाला दृष्टिकोण से। हाँ ये वैल्यू है, ठीक ही बता रहा है, लेकिन थोड़ा समझाने वाले, मतलब हमको समझ नहीं आया। अब एक नया प्रॉपर्टी रजिस्टिविटी तुमको डिस्कस करना पड़ेगा ना। तुम सोचो कि मास्टर हो हमारे जगह पे, अब बचा कर अब रजिस्टिविटी क्या होता है, तो एकदम बेसिक वाला डिफिनेशन। देखो इसका एक ही डिफिनेशन होता है कि वैसा एलिमेंट जिसको गर्म करें तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। समझ आ गया होगा सबको जो बोले। द एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, है ना। जो गर्म करने पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आया हमारी बात। रेजिस्टिविटी वगैरह जो भी था वो भी ठीक है, लेकिन यदि बेसिक्स डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे? एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अपॉन अपॉन हीटिंग कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। इसी के वजह से सुनना थोड़ा सा, अब इसकी उपयोगिता बताते हैं। इसी की वजह से जितना इलेक्ट्रिकल गुड्स, मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स, टीवी, मोबाइल, सब में एक सेमीकंडक्टर लगा रहता है। कभी ओवर वोल्टेज आए तो कंडक्शन होगा गर्म होने के बाद, समझ रहे हैं, ओवर हीटिंग हो जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा, तो बाकी का आगे का कंडक्शन नहीं होगा। तो सेफ्टी मेजरमेंट के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पहले का ट्यूब लाइट होता था ना, तो देखना दो चार बार आंख मारने के बाद ही जलता था। देखा है वो वाला मरकरी? नहीं, जिसको जलाओ तो मतलब ब्लिंक करता है दो चार बार। कारण है कि उसमें डायोड लगा हुआ है, उस पॉइंट पे इस पॉइंट डायोड सेमीकंडक्टर का बना रहता है। जैसे करंट गया, अब सेमीकंडक्टर गर्म होगा पहले, देन आफ्टर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो सेफ्टी मेजरमेंट कैसे हुआ? यदि ओवर वोल्टेज आ रहा है तो वो दो गो डायोड जो लगा हुआ है वो एगो पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब आगे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का अब नहीं होगा, वो मरकरी जलेगा ही नहीं, तो तुम्हारा बच गया। 2 रुपया में डायोड मिलता है, चेंज कर दीजिए, चालू हो जाएगा। उसी तरह से टीवी में पिक्चर ट्यूब के आगे लगा रहता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, डिफिनेशन समझा? क्या बोले? क्या बोले? अरे बोलो ना। एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग। समझ भी गया होगा, है ना? आफ्टर हीटिंग called semiconductor. Element which conduct electricity after heating called as semiconductor. दो चार पांच सेमी मेटल्स का नाम। सिलिकॉन, एलिमेंट का नाम जर्मेनियम। कहां पे रहता है? पीरियोडिक टेबल देखा है? पीरियोडिक टेबल
एक तरफ मेटल है, एक तरफ नॉन मेटल है, और बीच में नहीं, राइट साइड में सबसे पहला सेमी मेटल बोरोन, नहीं बोरोन, एग्जाम्पल लिख देते, यही नीचे में लिख देना तुम लोग। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो एलिमेंट है वो सेमी मेटल्स। चलिए, बात हो रही थी केमिस्ट्री का, व्हाट इज केमिस्ट्री, और फिर मैटर, और मैटर के डिफिनीशन में एलिमेंट था, कंपाउंड था। एलिमेंट तीन तरह का था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। देख लिए तीनों का डिफिनीशन क्लियर है, समझ आ गया? किसको कहेंगे मेटल, किसको कहेंगे नॉन मेटल, और किसको कहेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स सेमीकंडक्टर होगा, है ना, मेटल गुड कंडक्टर होगा, नॉन मेटल इंसुलेटर होगा। ये क्यों होगा हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों वो कंडक्टर है और क्यों वो इंसुलेटर है, और क्यों ये गर्म करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये भी जानना है कि क्यों हीट करना है। ठीक है, तुम लोग को जैसे पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता है। अब किसी चीज को गर्म करो तो उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएगा और फिर बाहर दौड़ने लगेगा, तो कंडक्शन उस वजह से होगा। ठीक है, लिख दिया, लिखा। मैटर, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अभी, मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, तीनों हो गया ना डिस्कस। एक पढ़ा है, बाकी दोनों तो उसी में मिल गया, जो अलग अलग था वो लिख दिया, बाकी सब हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहोगे? कार्बन के कंपाउंड्स को, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और उससे बनने वाला जितना भी कंपाउंड होंगे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, वो भी लिख ही देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? कार्बन के अलावा जितना एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, दे विल कॉल्ड। अच्छा, एक बात समझना चाहोगे कि ऑर्गेनिक नाम क्यों पड़ा? जानते हो, जब केमिस्ट्री का डिस्कवरी हो रहा था तो कुछ कंपाउंड जो है ना लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता था, सिर्फ लिविंग ऑर्गन के अंदर, मतलब लीवर में, किडनी में, यही ना लिविंग ऑर्गन है। प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स में बनता था। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था जो लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता था। तो जितना कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर बनता था उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया गया था, पुराना डिफिनीशन है। अब ये सब में एक कॉमन बात दिखा कि दे विल ऑल कंटेन कार्बन, तो बाद में डिफिनीशन चेंज करके बताया गया कि कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी है जो लिविंग ऑर्गन के अंदर नहीं भी बनता, लेकिन नाम तो रखाने के एक तरीका होता है ना भाई कि ऑर्गेनिक नाम क्यों रखे। और जो लिविंग ऑर्गन के में नहीं बन रहा था उसको क्या कह दिया गया था नाम में? इनऑर्गेनिक। बाद में इसको चेंज करके कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक, कार्बन के बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड को इनऑर्गेनिक। तो अगला
यही लिख देते हैं। और ये बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क और ब्लड एग्जाम्पल बताएं, सस्पेंशन, जितना दवाई हिला के पीजिएगा सब सस्पेंशन है, मड वाटर सस्पेंशन। कोई समस्या है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको भी शुरू से ही बता देते। कंपाउंड which form inside the body of living organ or by the activity of living organ called as ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला डिफिनेशन है। कंपाउंड विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बात को मानते हैं आप लोग? और जो लिविंग ऑर्गन के अंदर नहीं बनेगा उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक थ्योरी था, नाम सुना होगा तुम लोग, वाइटल फोर्स थ्योरी, सुना था? नहीं तो आज सुनो। देखो वाइटल फोर्स थ्योरी में दिए थे बर्जीलियस साहब और उनके साथ काम करने वाले लोग, दैट इज को वर्कर, है ना, बर्जीलियस एंड को वर्कर। देखो कितना ईमानदार थे, साथी का नाम नहीं लिख के लेकिन सब मिलके दिए थे, ऐसा तो है ना साथ। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन बाय सम, देखो ना क्या लिखा, बाय सम मिस्टीरियस और वाइटल। क्या होता है मिस्टीरियस का मतलब? क्या लिखे हैं देखो, दैविक बल। मतलब ये भाई साहब कहना ये चाहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता है या लिविंग ऑर्गन के एक्टिविटी से बनता है। कैसे? देवी देवता की कृपा से, यही लिखा हुआ है ना। मतलब
बर्जिलियस साहब लैब जा करके अथक परिश्रम किए, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना पाए। तो उन्होंने कहा देवी देवता की कृपा से ये बॉडी के अंदर ही बनता है। अब सोचो कितना पुराना बात है। तो अभी क्या बदल गया? अभी भी एक मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री का जो देवी देवता के कृपा से लिविंग ऑर्गन के अंदर ही बनता है, और वो कंपाउंड है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी तक लैब में नहीं बनता है। कोई लैब नहीं हुआ, चाहे कोई कितना भी डेवलप हो गया, अभी तक डीएनए नहीं बना है। यदि लैब में डीएनए बनता तो हम लोग बाल बच्चा भी लैब से जाके ले आते, नहीं उसके लिए लैब जाता गया एकदम हमको एकदम तेंदुलकर टाइप चाहिए, एक वो बुतरू दे दीजिए। लेकिन ये वाला चीज आज भी लैब में नहीं बनता है। इसके कहने का क्या मतलब है? देवी देवता का कृपा लगा है कि नहीं लगा है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं बन रहा है, वो केमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल ही है, उसके फॉर्मूला भी पढ़ाने हैं हमें, है ना। वो कैसे बनता है, वो केमिस्ट्री का रिएक्शन तो जान रहे हैं, लेकिन वो लैब में फॉर्म आज तक नहीं हुआ है। पहले ऐसे ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज रहे थे साइंटिस्ट लोग, जो लैब में बनता ही नहीं था। तो क्या कहेंगे? बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। ठीक है, इस डिफिनीशन को पहला गलत करने वाला आदमी कौन? होलर, जो लैब में सबसे पहली बार यूरिया बनाए थे, है ना। यूरिया लैब में बना दिया, और यूरिया हम लोग के बॉडी के अंदर भी बनता है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जो लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता था उसको हम लैब में बना दिए। अब तो ये थ्योरी वापस कीजिए, है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी को पहला फेल करने वाले भाई साहब थे होलर। ठीक है, लिखो, फिर लिख देते हैं उसको भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड ओनली, लिख दो यहाँ पे तो थोड़ा शब्दों में जोड़ आ जाएगा, ओनली इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। समझ गए? कुछ पढ़ना है, इस बातें विचारना कर रहे हैं। बर्जिलियस भाई साहब थे, और केवल बर्जिलियस साहब नहीं थे, उनके साथ जितने काम करने वाले थे वो सब मिल के क्या कह दिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बनेगा या उसके एक्टिविटी से बनेगा। कैसे? देवी देवता के कृपा से, है ना। इसीलिए भाई साहब ये सबको साथ कर लिए कि खाली हम ही ना कह रहे, वो सब मिल के कह रहे, है ना। इसीलिए इनको वर्कर लिखते हैं कि खाली बर्जिलियस साहब नहीं कहते, जितना दोस्त सब लैब में थे ना सभी का नाम ले, सब मिल के कहे। काहे कहेंगे? तो उन लोगों से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं रहा था। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल्स में रखे कि भाई कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, ये तो गेहूं में पाया जाता है, गेहूं लिविंग ऑर्गेन ही है, नहीं है क्या? आलू में पाया जाएगा, लिविंग ही है। तो लैब में तो बन नहीं रहा था, अब बनता है। फैट, प्रोटीन, अब दाल खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, तेल खाओगे तो फैट मिलेगा। क्या? इसके लिए मीट वगैरह खाना पड़ता है, अंडा खाता है लोग, तभी ना फैट मिलेगा, नहीं तो फिर ऑयल खाइएगा तो फैट मिलेगा। प्रोटीन पल्सेस में होता है,
आरएनए, डीएनए। अब ये सब एग्जाम्पल दे करके दैविक बल दिखाए थे वो, और आज भी है ये दैविक बल यहाँ पे, है ना। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और लैब में नहीं बनता है। इवन क्लोन बनाने की कोशिश हो रही है तो वो भी सफलता के साथ, आदमी वाला क्लोन तो नहीं ना बना, ठीक है। तो लैब में नहीं बनता जैसे वो, वैसे ये सब भी नहीं बनता था पहले, यही समझो। तो देवी देवता की कृपा से होता था। इस थ्योरी को गलत कर दिए कौन भाई साहब? होलर साहब। कहेंगे ना कि सर जो भी साइंटिस्ट लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देगा वो इस थ्योरी को गलत कर देगा, देवी देवता की कृपा को खत्म करने लगेगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं साइंस का एडवांसमेंट। जो हर बात पहले देवी देवता पे डिपेंडेंट होता था, भगवान की कृपा से हुआ, वो कृपा यही वाला कृपा था, ठीक है। वो धीरे धीरे घटने लगा चूंकि आदमी के हाथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अभी देखिएगा बड़ा बड़ा प्रचार आता है डब्बा में प्रोटीन पाउडर है, पीजिए और मसल से बनाइए, है ना। मतलब दाल खाने की जरूरत नहीं, सीधा प्रोटीन है, पी लीजिए। नहीं, मिल्क वाला प्रोटीन के लिए बच्चा जब से जन्म ले रहा है तभी से प्रोटीन पाउडर पी रहा है क्या। तो अब तो बनने लगा ये सब, यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। जितना बनने लगा ये सब, देवी देवता का कृपा उतना ही घटने लगा है। लेकिन वहां पे फिर टीका है। होलर फर्स्ट हु प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला यहां लिख रहे NH2CO NH2 in the lab by some inorganic compounds। होलर साहब वो पहले साइंटिस्ट थे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया, किसके सहारे? सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लैब में बनाया। और यूरिया तो आप भी समझ रहे हो कि हाँ भाई हमारी बॉडी में भी बनता है, सबके बॉडी में बनता है, तो लिविंग बॉडी में बन रहा है, मतलब ऑर्गेनिक तो है ही, ये ऑर्गेनिक भी है और लैब में भी बन रहा है। उधर साहब मिले होंगे बर्जिलियस साहब से, मतलब क्या भाई साहब आप तो ऐसे ही देवी देवता की कृपा पे बात करते रहते हैं, देखिए हम बना दिए लैब में, है ना। वो रिएक्शन भी हम लोग को जानना रहता है, आप लोग भी शायद जानते होंगे। पोटेशियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट, ये दोनों को लेके गर्म कर दिया तो ये बना दिया NH4CNO, ठीक है। और फिर इसको गर्म कर दिया, पहले देख लेना थोड़ा सा, तो ये बना दिया NH2CONH2। यही वो रिएक्शन है जो होलर साहब लैब में पहली बार कराए, है ना। यहाँ एरो पे नहीं भी कुछ रहे तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में हीट समझना है अपने से, है ना। देखते नहीं हो केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं, क्या करना शुरू करते हैं, दो चीज को मिला के एगो बंसन बर्नर पे चढ़ा देते ताकि वो दोनों आपस में रिएक्ट करें। इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम साइनेट, और ये अमोनियम सल्फेट, ये बन जाएगा अमोनियम साइनेट, और ये है आपका
है ना। पहला कंपाउंड, पहला रिएक्शन भी समझो, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन ही है। जैसे यूरिया बनाए, पहला कंपाउंड सबसे पहले कौन बना लैब में? तो यूरिया बना। कौन बनाए? होलर साहब। वाइटल फोर्स थ्योरी कौन फेल किए? होलर साहब। ठीक है। एक भाई साहब और आए, होलर के बाद कोलबे साहब आए, और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और वो तो पूरा का पूरा पार्ट लगा दिए बर्जीलियस साहब। मतलब देखिए, आप तो कर रहे थे देवी देवता की कृपा से बनेगा, इधर ऐसे ही बना रहे, एटम से बना रहे हम लोग, है ना। तो होलर साहब जाके कहाँ रुकेंगे? बोलेगा ठीक है ठीक है, ये तो बना दिए, ये तो बना दिए, अब डीएनए बनाइए, डीएनए बनाइए, है ना। तो देवी देवता की कृपा भी लगा के रखे। कोलबे साहब सिर्फ एलिमेंट से बनाए। देखो ये सब जो बात है ना बाबू, ये सब थोड़ा जरूरी बात है, दिमाग में रखना, जीके जीएस टाइप का बात है ना। अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, आईटी को छोड़ के भी, नहीं कुछ कुछ होता है, एनडीए वगैरह भी देते हैं बच्चा सब, उसमें जनरल नॉलेज वाला जो सवाल रहता है, जीएस रिलेटेड सवाल रहता है, तो ये सब भी रहता है ना, कि कौन सा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में पहली बार बना, किसके मदद से बना। अमोनियम पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट, ये पूछा ही हुआ ही सवाल है ना। उधर में एनडीए की तरफ, जो मतलब कि जनरल कंपटीशन की तरफ जाते हैं, यूपीएससी की तरफ जाते हैं, वो वाला एग्जामिनेशन। इसी पेज पे होलर के बाद कौन एक भाई साहब का नाम लिए? कोलबे। ठीक है, कोलबे साहब फर्स्ट, इनके भी लिए लिखा जाता है, फर्स्ट हु प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड in the lab by elements only। किस चीज से बनाया इन्होंने? देखो ना बच्चा क्या लिखे, फर्स्ट टू प्रिपेयर, ये भी पहले साइंटिस्ट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया है। किस चीज से? हाँ, तो पहले वो भी थे, पहले ही भी हैं, वो बनाए थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ये बना दिए एलिमेंट से। जानते हो क्या किए? देखो ये क्या किए, तो भयानक किए, कार्बन को सीधा, हाइड्रोजन को सीधा लेके इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए। क्या दिए? इलेक्ट्रिक स्पार्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बन गया C2H2। C2H2 का नाम सुने आप? सुने, पिछले साल के बायोलॉजी में था, एक हार्मोन एसिटिलीन, फाइटो हार्मोन, प्लांट में प्रोड्यूस होता है, जो फल पकाने के काम में आता है, फ्रूट राइपेनिंग एजेंट, है ना। जैसे आम देखता है ना, तो पेड़ में आम कैसे पक जाता है? इसी गैस, है ना, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है। ये फाइटो हार्मोन है जो फल को पका देता है, और यही गैस हम लोग कार्बाइड लगा के घर में जनरेट कर देते हैं, जिससे हम लोग कार्बाइड से भी आम पका लेते हैं। C2H2 को ऑक्सीडाइज कर दिए, CH3CHO बन गया, फिर इसको ऑक्सीडाइज कर दिए, CH3COH बन गया, और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिलीन है, ये एसिटल्डिहाइड है, लिख देना खाली अभी, ये सब का नाम हम लोग को सीखना है। एसिटिक एसिड है, और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कहीं ना कहीं बनता है। ये कहां बनता है, क्या बताए इसके लिए हम? ओनली गैसियस फाइटो हार्मोन,
अलग से लिखना है, ऐसे इसे इस करके नहीं, नीचे लिख देना C2H2 इज ओनली गैसियस फाइटो हार्मोन, जिसकी कुछ समझ पाओ तो। फाइटो हार्मोन किसको कहते हैं? प्लांट में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन। काम क्या है इसका? फ्रूट रैपनिंग, फल पकाने के काम में आता है। तो प्रूव हो गया ना जी कि ऑर्गेनिक है ना, प्लांट में खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। और इसको कोलबे साहब लैब में भी बना दिए। तो बर्जिलियस साहब को चिढ़ाने के लिए हो गया ना, देखिए ना बर्जिलियस साहब, देखिए लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। और इन्हीं भाई साहब के आने के बाद बर्जिलियस साहब का डिफिनीशन गया बदल, है ना। देखा ये गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें कार्बन दिखाई देता है, यहां भी कार्बन दिखाई दे रहा था, NH2 CuNH2। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे जिसमें कार्बन होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज ए न्यू डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पुराना डिफिनेशन ये था, और ये डिफिनेशन कैसे बदला ये हम आपको सिखाए, पूरा उसका हिस्ट्री बता के। समझ गए ना? रट्टे ना पड़ेगा। अब इतना बात हम याद करने वाला बोल रहे हैं, लेकिन इसको समझा रहे हैं, और आपसे हम ये विश्वास लेना चाहेंगे कि इसको रटना तो नहीं ना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना बात, दिमाग में वैसे वैसे जाना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नाम पड़ा ऑर्गेनिक? क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम ऑर्गेनिक इसलिए पड़ा क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेन के अंदर बनता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ऑर्गेनिक इसलिए पड़ा कि ये कहां पर प्रिपेयर्ड होता है? ऑर्गेन में प्रिपेयर्ड होता है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेन है ना, अपने ऑर्गेन रखा है, तो ऑर्गेन में बनता है, इसलिए ऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेन में नहीं बनता है। कौन सा ऑर्गेन? ऑर्गेन तो होता ही है लिविंग, नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेन में क्या, नॉन लिविंग ऑर्गेन क्या होगा? ज्यादातर ऑर्गेन मतलब समझ में आता है ना, लिविंग में ही होता है ऑर्गेन, प्लांट में होगा या फिर एनिमल में होगा, ऑर्गेन तो लिविंग में ही होता। नए का डिफिनेशन लिख देते हैं, बाकी सब डिफाइन कर दिए। अब कहीं कोई दिक्कत है? केमिस्ट्री और मैटर के क्लासिफिकेशन में सब बात कह दिए। एसिटल डिहाइड, ये ओ लिखे हैं ऑक्सीडेशन, ओ से समझना है ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन। ये ओ लिखे हैं मतलब, ओ लिखे हैं मतलब ऑक्सीडेशन। एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब एसिटिक एसिड मिलता है। बाकी इसमें फोटो वोटो भी सबका दिखेगा, रिएक्शन होते दिखेगा सब, वो बाद में आज डिफिनीशन समझा रहे हैं। ये सब लैंग्वेज होगा केमिस्ट्री का, है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना पड़ता है, केमिस्ट्री का लैंग्वेज। तो क्या नया डिफिनीशन हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन called as हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब रिश्तेदार, है ना। हाइड्रोकार्बन और उसके रिश्तेदार, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव कलेक्टिवली
एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिश्तेदार को थोड़ा समझिए। देखिए मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का रिश्तेदार, रिश्तेदार बनाने के लिए शायद 10वां में थोड़ा बहुत याद हो, इसका एक हाइड्रोजन हटा के इसमें वो फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, CH3 हो जाएगा, और ये OH जोड़ दें, तो इसका रिश्तेदार ही ना बनाए। इसी मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन हटा दिए और एक OH जोड़ दिए, है ना, तो ये हाइड्रोकार्बन है, और इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसा ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढेर सारा देखा होगा, 2-4 तो जरूर देखा होगा। CH3 CHO भी देखा होगा, एल्डिहाइड होता है इसमें, तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये कलेक्टिवली यानी हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के पढ़ने को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पढ़ने को क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और केमिस्ट्री में जब मेजरमेंट होगा तब उसको क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। और यदि वो केमिकल कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं बनने वाला होगा तो कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके स्टडी को कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जब कोई बात मेजरमेंट की होगी तो उसको कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो 3 तरह का केमिस्ट्री होगा। क्लियर, कोई दिक्कत?